Now see, इन लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 6 फॉर्मूले डिराइव किए थे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, d² अपॉन dt² इक्वल टू -ω²x। नंबर 2, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन a इक्वल टू -ω²x, वेलोसिटी v इक्वल टू ±√(a² - x²), डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ±a sin of ωt plus phi. Case 1, when particle starts from mean position, then x is equal to a sin ωt. Case 2, when particle starts from extreme position, x is equal to ±a cos ωt. एक बार फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन d² अपॉन dt² इज इक्वल टू -ω²x, एक्सेलरेशन a इक्वल टू -ω²x, वेलोसिटी v इक्वल टू ±√(a² - x²), डिस्प्लेसमेंट a sin of ωt plus alpha. Case 1, when particle starts from mean position, x equal to ±a sin ωt. If particle starts from extreme position, x is equal to ±ω cos of x equal to ±a cos of ωt. यहां तक हमने इसके पहले पढ़ा था। अभी वी विल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका लास्ट में एक वर्ड था ωt+5, इसको बोलते हैं फेज। आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल cos थीटा है, तो थीटा क्या होता है? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। वैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो cos के बाद में जो थीटा आएगा, उस थीटा को हम लोग बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे? फेज एंगल। आई होप यू गॉट इट। वी कैन यूज द वर्ड फेज एंगल, और वी कैन ऑल्सो से फेज ऑफ SHM। क्या बोलेंगे? फेज ऑफ SHM। आई रिपीट, देखो मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन और लीनियर SHM दे आर रिलेटेड, क्योंकि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 UCM इज सेम एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 SHM। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। थोड़ा सा याद रखना कि SHM में जो पार्टिकल है विल मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ, जबकि UCM के अंदर पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अभी ये जो वर्ड है ωt+5, इसको बोलते हैं फेज। ये आप क्या बोलते हैं? ωt+5 क्या होता है? फेज होता है। तो उसको आप रिलेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद वापस आपको डिटेल में भी आपके आगे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मीन पोजीशन था, तो ये आपका मीन पोजीशन है। जब सर्कल में पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, एंगल मेड इज π/2, मतलब 90 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा? जब पार्टिकल यहां से यहां पे जाएगा तो फेज चेंजेस बाय π/2। जब पार्टिकल यहां से आएगा, एंगल मेड इज 180 डिग्री। तो जब पार्टिकल वापस यहां से जाके यहां आएगा तो फेज चेंजेस बाय π। यहाँ पे एंगल होगा 3π/2। तो पार्टिकल यहाँ पे गया, वापस यहाँ पर आया, यहाँ पे गया तो 3π/2, और जब वापस अपनी जगह पे आ गया तो इट इज 2π। और ये भी पार्टिकल जब अपनी जगह पे आ गया तो वापस कितना हो गया? 2π। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग सर्कल में कैसे बोलेंगे कि पार्टिकल 1 UCM कब कंप्लीट करता है? जब पार्टिकल यहां से शुरू करेगा और पूरा चक्कर लगाने के बाद में वापस उसी जगह पे आएगा, इट कंप्लीट्स 1 UCM। सिमिलरली
in case of simple harmonic motion, suppose particle starts from mean position, then it will go extreme right, will come to mean, will go to extreme right left and again come to mean, then we say it completes one oscillation. I hope you got it. एक oscillation कैसा होता है? Repeat. ये पार्टिकल मेन पोजीशन पर है, यहां से पार्टिकल जाएगा एक्सट्रीम राइट, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर वापस मीन पर आएगा. इट कंप्लीट्स वन SHM. आई होप यू गॉट इट. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है. कैन यू टेल मी कि जब ये पार्टिकल एक SHM खत्म करता है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल एक SHM कंप्लीट करता है तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? वापस देखो, यहां से एक SHM मतलब यहां से पार्टिकल एक्सट्रीम राइट मीन, एक्सट्रीम लेफ्ट मीन, देन कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो जरा सोच के बताइए कि एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा? आई होप यू गस आपने गैस किया रहेगा. देखिए, ये आपका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ? ए, फिर वापस प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इट इज 4a. आई होप यू गॉट इट. सो पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन SHM इज 4a. इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो आप देखिए, पार्टिकल शुरू कहां से हुआ था? मेन पोजीशन O से, एक्सट्रीम राइट गया, वापस मीन पे आया, वापस एक्सट्रीम लेफ्ट गया और मीन पर आया. जब वो वापस मीन पर आया उस समय टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. आप देखेंगे कि शुरू कहां से हुआ था? इसी पोजीशन पे. आफ्टर कंप्लीटिंग वन SHM वापस पार्टिकल कहां पर आया? सेम पोजीशन पे. दैट क्लियरली मींस दैट स्टार्टिंग पोजीशन वही है, एंड पोजीशन वही है. दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज 0. अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया. नंबर 1, ड्यूरिंग वन SHM the distance covered is 4a. During one SHM displacement is 0. I hope you got it. पक्का? अब आगे चलेंगे. अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट आपको दिया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है. तो वैसे तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू मालूम है, वेलोसिटी v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी क्या होगा? तो हाउ टू फाइंड वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. याद आया? सो कैन वी से v इक्वल टू dx बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ x. x का वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो. सो d बाई dt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू. अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इसको. वैसे आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन. वेरी सिंपल. नंबर 1, रूल नंबर 1, कांस्टेंट टू बी टेकन आउट. तो इसमें एम्पलीट्यूड है. मैंने बोला व्हाट्स एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. वो कभी चेंज हो सकता है. किसी भी SHM के लिए एम्पलीट्यूड एक फिक्स क्वांटिटी है, उससे आगे वो नहीं जाएगा, एंड देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट. सो a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, उसको आपको पहले बाहर निकालना पड़ेगा. तो आपने ये a है वो आपने बाहर निकाल लिया. इज दैट क्लियर? अब आपको डेरिवेटिव लेना है ओमेगा t प्लस 5. फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव इसको आप थीटा मानो पूरा. क्या मानेंगे? थीटा. अगर ये पूरा थीटा है तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. आई होप यू गॉट इट. साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. तो देखो ये वापस कॉस थीटा ये हो गया. लेकिन अभी जैसे t का कोएफिशिएंट कितना है? ओमेगा. तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो साइन ऑफ थीटा का कॉस थीटा
into d by dt of omega t. I repeat, d by dt of omega t will be omega and therefore ये omega भी वापस बाहर आएगा. तो क्या मिलेगा? a omega cos of omega t plus phi. I repeat, कैसे इसका डिफरेंशिएशन लेंगे? तो सबसे पहले velocity is defined as rate of change of displacement equal to d by dt of, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमने लिख दिया. रूल नंबर 1, जो कांस्टेंट है पहले वो बाहर लेंगे, a को हमने ले लिया बाहर. अभी इसका, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, अभी बाकी बचा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको आप थीटा मानो, तो ये हो गया आपका साइन थीटा. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, ये भी हो गया. अब ये ओमेगा कहाँ से आया? ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा हो गया, फिर एक बार वापस होता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी. इसका मतलब डी ओमेगा, समझा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी. तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, पीछे क्या बचेगा? डी टी बाई डी टी विल गेट कैंसिल, मतलब पीछे ओमेगा बच गया. आई रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, क्योंकि आप उसको टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो अगर आप टी वेरिएबल है तो ओमेगा इज कांस्टेंट, बिकॉज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एक बार जो उसका आपने स्पीड फिक्स कर दिया तो वो स्पीड चेंज नहीं हो सकता. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम के अंदर भी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसके लिए दोनों का ओमेगा भी सेम रहेगा. आई होप यू गॉट इट. आगे, सो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ये ओमेगा बाहर आ गया, तो अभी आपका v का वैल्यू मिला a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. यहां तक आपको पूरा समझा? वेरी गुड. आगे चलते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. d बाई डी टी ऑफ v का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो. वापस रूल नंबर 1, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो. तो देखो a ओमेगा आपको बाहर लेना पड़ेगा, ये हमने a ओमेगा बाहर ले लिया. इज दैट क्लियर? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा. डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये माइनस sin इसका आ गया और cos थीटा का ये हो गया आपका sin थीटा. इज दैट क्लियर? तो आपको माइनस भी मिल गया, a ओमेगा मिल गया और sin. अब ये स्क्वायर वाला a और ओमेगा कहाँ से आया? यहाँ से. एक बार फिर आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये वाला ओमेगा ये आ गया, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर है. वापस देखिए, एक्सेलरेशन हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना है. सबसे पहले a ओमेगा कांस्टेंट है, हमने इन पूरे में से a ओमेगा वाला बाहर आ गया. फिर डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t प्लस फाइव विल बी माइनस, तो ये माइनस भी समझ में आ गया. इन उसका डेरिवेटिव हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दूसरी बात, एक बार फिर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ये आपका ओमेगा गया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया और फाइव तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है. तो अगर आप इस अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी ओमेगा ओनली, क्योंकि जब ये प्लस में है तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा एंड डी बाई डी टी ऑफ फाइव इज 0. डी बाई डी टी ऑफ फाइव इज 0, इसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा. आई होप यू गॉट इट. तो ये आपको मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. गॉट इट? पक्का? नाउ सी दिस. अभी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी सबका मैक्सिमम और सबका मिनिमम वैल्यू निकालना है. एग्री? मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे पहले a इक्वल टू, वैसे तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर सो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. इसका मतलब ओमेगा तो स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो a किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे. a किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे. अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो a भी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम a भी मैक्सिमम. तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना हो सकता है? 0. किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0. तो कैन वी से मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर है. सो इसका वैल्यू अगर आपने 0 रखा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 विल बी 0, hence amplitude will be, I'm sorry, acceleration will be 0. So minimum acceleration is 0. Minimum acceleration is 0. इन सब के अंदर सब चीज का मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा. अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू. ये आपका फॉर्मूला है
एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, हेंस ए विल बी मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या होता है? एम्पलीट्यूड। आई रिपीट अगेन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। मैक्सिमम ये मेन पोजीशन है, अगर आपका पार्टिकल केवल यहां तक जा सकता है तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। क्या हो गया आपका? एम्पलीट्यूड। व्हाट्स एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। अगर आपने स्विंग देखा रहेगा, स्विंग का एक लिमिट होता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो जो उसका लिमिटिंग पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो याद रखना, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट x is equal to either plus a और माइनस ए। मतलब इधर भी मैक्सिमम ए रहेगा, इधर मैक्सिमम ए रहेगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्लस ए, तो यहाँ को बोलेंगे माइनस ए। आई होप यू गॉट इट। ये आपका उसका ये पाथ है along with the particle moves। तो इस पाथ के अंदर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एक को नाम देंगे प्लस ए जो राइट साइड में रहेगा, और इसको आप नाम देंगे माइनस। आई होप यू गॉट इट, पक्का वाला। सो x की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए, एंड देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू प्लस माइनस ए, मतलब प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ये हो गया आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो हमें दो नया चीज मिला, मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। वेलोसिटी, आपको तो फॉर्मूला मालूम ही है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू है। अभी देखिए जरा सा, ऑलवेज यू कंपेयर विद द स्विंग। अगर आप जब झूला खाते हैं तो कौन से पोजीशन पे आपका स्पीड एकदम मैक्सिमम रहेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं, एक्सट्रीम पे जाने के बाद में तो पार्टिकल रुक जाता है, तो वहां तो स्पीड मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम कहां पे होगा? जब एकदम मीन पे रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम एकदम मीन पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब उसको आगे और कम होना है, और जब कम होता रहेगा तो यहाँ जाने के बाद में रुक जाएगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पे तो पार्टिकल्स का वेलोसिटी मिनिमम रहता है, 0 रहता है, तो मैक्सिमम कहां पे रहेगा? मीन पोजीशन पे। आई होप यू गॉट इट। और एक्सट्रीम पे कितना रहेगा? 0। ये आप देखो प्रैक्टिकली आपको समझा। जब आप झूला खाएंगे तो याद रखो कि जब आप एकदम मीन पोजीशन पे आएंगे उस समय स्पीड सबसे ज्यादा, और जब आप एक्सट्रीम पे जाएंगे स्पीड बिकम्स 0। ये हो गया आपका प्रैक्टिकली। अब चलते हैं मैथमेटिकली। सो ये आपका एक्सप्रेशन है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये मिनिमम कब होगा? ये 0 कब होगा? जब ये वाला 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब ये वाला 0 होगा। तो ये 0 कब होगा? जब x का वैल्यू सेम ये रहेगा a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0। आई होप यू गॉट इट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? a, यानी प्लस माइनस a। और अभी हमने डिस्कस भी किया था प्रैक्टिकली कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उस समय पार्टिकल जाके रुक जाता है और फिर वापस आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे velocity is always equal to 0. Hence we can say v will be minimum at displacement equal to plus minus a। मतलब एम्पलीट्यूड पे velocity minimum होगा। आप x का वैल्यू डाल दीजिए a, तो a square minus a square will be 0. 0 into something will be 0, and therefore v minimum will be 0. I hope it is clear. पक्का? Now see this. अब ये मैक्सिमम कहाँ होगा? प्रैक्टिकली मैंने कहा था कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। जब डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। आगे चलते हैं। सो v विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर a। सो आंसर विल बी प्लस माइनस ओमेगा इनटू a, प्लस माइनस ओमेगा इनटू a। तो ये था आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो देखो v max इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0, a स्क्वायर माइनस 0 इज a स्क्वायर
root of a square and root will get cancelled, so square root of a square is a into omega a plus minus omega a. हमने दो नया फॉर्मूला पढ़ लिया, मिनिमम वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा ए. मिनिमम वेलोसिटी इज 0, मैक्सिमम वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा ए. क्लियर हुआ आपका? पक्का? सीरीज. अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट याद रखो, ये हो गया आपका मिनिमम पोजीशन, मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन. तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कहां पे मिनिमम होता है? Where displacement is minimum at the mean position, at the mean position. और मैक्सिमम कहां पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन. बोले तो एम्पलीट्यूड. सिंपल. लेकिन मैथमेटिकली x is equal to a sin of omega t plus 5. ये मिनिमम कब होगा? जब ये 0 हो सकता है. बराबर. एम्पलीट्यूड कभी 0 होता नहीं है. अगर ये 0 कब होगा? जब इसका वैल्यू 0 होगा. साइन का कौन सा वैल्यू 0 होता है? जब साइन का थीटा का वैल्यू होता है 0. आई होप यू गॉट इट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा टी प्लस 5 अगर 0 है तो इसका मतलब साइन 0 विल बी 0, 0 into a will be 0 and displacement will be 0. I hope you got it. इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा टी प्लस 5 बोलते हैं फेज. तो फेज कहां पे? 0 कहां पे होता है? मीन पोजीशन पे. हमने डिस्कस किया भी था, आगे भी डिस्कस करेंगे कि फेज, मैंने कहा था, एक बार वापस देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो एंगल होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर फेज होता है. आई होप यू गॉट इट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल, आप उसको ऐसा कीजिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग आगे वैसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ. मैं इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे. ये आपके एक पार्टिकल है परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. आई होप यू गॉट इट. ये इसका मेन पोजीशन है एसएचएम का और इसके अंदर ये मेन पोजीशन है. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो फेज चेंज, एंगल चेंजेस बाय 90 डिग्री, और जब यहाँ से पार्टिकल जाएगा उसको बोलेंगे फेज चेंजेस बाय पाई बाय 2. इज दैट क्लियर? तो ये बात आ याद रखना कि जो वर्ड हम यूज करते हैं एंगल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर, वही हम यूज करते हैं वर्ड फेज इन केस ऑफ एसएचएम. इज दैट क्लियर? तो एंगल में टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, मतलब एक पूरा सर्कल. फॉर एग्जाम्पल वापस देखो, 1 2 3 एंड 4. और यूसी में भी मैंने आपसे कहा था कि 4 पार्ट होते हैं. कौन से 4 पार्ट? यहाँ चालू कीजिए, 1 2 3 एंड 4. इज दैट क्लियर? हम लोग आगे भी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं फेज के बारे में. आई गिव यू कंप्लीट डेफिनेशन. अभी आपको समझे यहाँ पे कि वापस देखो, डिस्प्लेसमेंट ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होगा? व्हेन एक्स का वैल्यू 0 होगा. ये 0 मतलब राइट हैंड साइड शुड बी 0. ये 0 नहीं हो सकता, दिस वैल्यू शुड बी 0. साइन का कौन सा वैल्यू 0 होता है? साइन 0. इसका मतलब ओमेगा टी प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 0. तो हम कंडीशन डाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम व्हेन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब जो फेज शुड बी 0. फेज शुड बी 0. और हमने डिस्कस किया भी था कि फेज 0 कब होता है? व्हेन पार्टिकल इज एट मिनिमम पोजीशन. पार्टिकल इज एट मिनिमम पोजीशन. तो साइन 0 0, 0 into a is 0 and therefore minimum displacement is 0. I hope you got it. आगे, what is maximum displacement? Amplitude. What is maximum displacement? Amplitude. So displacement will be maximum. कब? ये maximum कब होगा? वापस देखो, जब ये वाला पार्ट maximum होता है. इन सब के अंदर maximum displacement क्या होता है? A. ये a मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए 1. तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज पाई बाय 2. थीटा इज पाई बाय 2. तो कैन वी से कि अगर आपका थीटा पाई बाय 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फेज पाई बाय 2 है तो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, और जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो इट इज मैक्सिमम. या फिर इवन यहाँ पे देखो, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वापस देखो 0 पाई बाय 2, वापस यहाँ पे पाई, और यहाँ पे आएगा तो 3 पाई बाय 2. यहाँ पे भी रहेगा तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा. सो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे, और एट 3 पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे. दोनों पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा. सो कैन बी से ओमेगा टी प्लस 5 कैन बी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2. अच्छा, साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 एंड साइन 3 पाई बाय 2 -1. तो इसको आप a को
1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो प्लस ए, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए. सो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस ए. मतलब आइदर ये पोजीशन और ये पोजीशन, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन. सो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम. आई होप यू गॉट इट. सो वंस अगेन, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड. आपको ये फॉर्मूले याद रखना है. तो पहले हमारे पास में 6 फॉर्मूले थे, 6 और ये 6 फॉर्मूले और हो गए. कितने हो गए, 12 फॉर्मूले आपको याद रखना है. वैसे एंड ऑफ दिस टॉपिक डेफिनेटली आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ फॉर्मूले रिलेटेड टू ऑसिलेशंस, लेकिन आपको साथ ही साथ ये फॉर्मूले लर्न मतलब याद रखना है, सो दैट अपना आगे का पार्ट और भी सिंपल होता जाएगा. एक बात याद रखिए कि आप कीप ऑन रिवाइजिंग, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आई एश्योर यू कि 100% आपको चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पहले के जो आपको जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस शुड बी परफेक्ट. तो आप बार बार इसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो 100% आपको आगे का पार्ट बहुत इजी लगेगा. आई होप यू गॉट इट. नाउ सी आगे चलते हैं. अभी जैसे वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड. वापस आ गया. अभी यहां पे डिस्कस करेंगे वापस. व्हाट्स एम्पलीट्यूड? maximum displacement of the particle from mean position. maximum displacement of the particle from mean position. ये mean position है तो maximum displacement ये साइड में क्या होगा, a, ये साइड में क्या होगा, माइनस a, ये साइड में क्या होगा, a, ये साइड में क्या होगा, माइनस a. तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया. So this is called as amplitude. I hope you got it. Maximum displacement of the particle from the mean position. Maximum displacement of the particle from the mean position. ये mean position है. और remember always all the distances to be measured from mean position. ये बात आपको याद रखना है. कभी कभी आपको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है. किसी ने ये बोल दिया कि कोई पार्टिकल है वो यहां से 6 सेंटीमीटर है, कोई भी पार्टिकल यहां से 6 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर. ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल 8 है, यहां से 6 है, तो मीन से कितना हुआ, 2. मैंने क्या बोला, ऑल द डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टू बी मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखना है, बार बार आपको रिपीट करना है. इसके लिए बार बार आपको ये वीडियो देखना है, सब कुछ क्लियर रहेगा. एवरीथिंग आप अगर आप सपोज वीडियो इफ यू सी वेरी कीनली और एकदम बराबर विथ फुल कंसंट्रेशन से अगर आपने ये वीडियो देखा रहेगा या आप देखते रहेंगे, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा. आई होप यू गॉट इट. सो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड. वंस अगेन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इज दैट क्लियर? पक्का? नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड ऑफ एसएचएम. सबसे पहले एकदम शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. मतलब एक फुल चक्कर ना. What is period of revolution? Time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called as period of revolution. What do you mean by period of rotation? The time taken by the particle, time taken by the earth to complete one rotation on its axis is called as period of rotation. मतलब कोई भी चीज का एक फुल जब रोटेशन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. सिमिलरली what do you mean by period of SHM? अगर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा A, फिर वापस मीन पे, फिर वापस माइनस A, फिर वापस A. हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल इज 4A, डिस्टेंस ट्रेवल इज 4A. तो 4A क्या होता है, यहां चालू कीजिए, A प्लस A प्लस A प्लस A हो गया 4A. तो पार्टिकल यहां से शुरू करेगा और वापस यहां पे आएगा, देन कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक थोड़ा सा नया पॉइंट, अगर पार्टिकल यहां पे शुरू किया तो ऑब्वियसली यहां चालू करो, डिस्टेंस A प्लस A प्लस A प्लस A, इट इज 4A. तो आप कहीं से भी शुरू करोगे, पार्टिकल वहीं पे आना चाहिए. इज दैट क्लियर? अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो वापस एक ऑसिलेशन में A प्लस A प्लस A प्लस A. तो याद रखना, इट इज 4A एंड इट कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इज दैट क्लियर? सो व्हाट डू मीन बाय पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? The time taken by the particle to complete one oscillation. To complete
one oscillation. मतलब the time taken by the particle to complete a distance of 4a. To complete a distance of 4a is called as period of oscillation. तो मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पर है, जब आप यहाँ से शुरू करेंगे then this time कहाँ से जाएंगे, पहले O से एक्सट्रीम राइट, फिर वापस मीन, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर वापस मीन, ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन. और इतना जो टाइम लगेगा दिस टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम और वी कैन से पीरियड ऑफ एसएचएम. आई होप यू गॉट इट. नाउ सी, अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने पीरियोडिक टाइम ऐड किया, ये जो कैपिटल थी, तो क्या होगा, पार्टिकल वापस एग्जैक्टली आपको उसी पोजीशन में मिलेगा, आपको पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पोजीशन में मिलेगा. देन द क्वेश्चन इज है कि वो पीरियोडिक टाइम क्या है. कैन यू सी, वो पीरियोडिक टाइम है क्या कि जो आप ऐड करेंगे तो मुझे पार्टिकल वहीं पे मिलना चाहिए, क्योंकि एक पीरियड के अंदर पार्टिकल जहां शुरू किया वहीं आपको मिलना चाहिए ना. अगर मैं पार्टिकल यहां पे शुरू किया और कहीं पे बीच में नहीं खत्म हुआ तो वो पीरियोडिक टाइम नहीं है. तो क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको हम ऐड करेंगे तो वापस हमको वही फॉर्म इक्वेशन मिलना चाहिए. अगर वही इक्वेशन मिल गया वापस एग्जैक्टली, इसका मतलब वो जो आपने ऐड किया वो आपका पीरियोडिक टाइम है. एग्जैक्टली. सो सी मैथमेटिकली एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. एग्री. अगर हमने अब वो आपको मैंने टाइम दिया, टाइम क्या है, द टाइम इज टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. टाइम क्या दिया है, टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. ये टाइम है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, तो इसको आपने टी कर दिया प्लस 2 पाई बाई ओमेगा हमने ऐड कर दिया. अगर ये ऐड करने के बाद में, मतलब इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर आपको वापस एग्जैक्टली वही इक्वेशन मिलता है तो समझ लेने का ये पीरियोडिक टाइम है. और अगर आपको एग्जैक्टली वही इक्वेशन नहीं मिलता है, उसमें कुछ चेंज आता है, तो समझ लेना कि ये पीरियोडिक टाइम नहीं है. आई होप यू गॉट इट. आई रिपीट, हम इसके अंदर t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा ऐड करेंगे. मतलब ये जो t है, दिस t विल बी रिप्लेस्ड बाय t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. हमारे लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पार्ट ऐड करने के बाद में अगर पार्टिकल का इक्वेशन वापस सेम मिल जाता है, मतलब जहां पे हम लोग शुरू किया था वहीं पे पार्टिकल वापस मिलता है, तो कैन वी से दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम. मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर हम मीन से शुरू करते हैं और वापस मीन पे आ गए, इसका मतलब वो टाइम क्या हुआ, पीरियोडिक टाइम. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा इनिशियल इक्वेशन ये है और उसमें कुछ ऐड करने के बाद में हम वापस वहीं पे मिलते हैं. इसका मतलब जो हमने ऐड किया है वो 2 पाई बाई ओमेगा ही है, वो पीरियोडिक टाइम ही है. आई होप यू गॉट इट. तो याद रखना, हमने 2 पाई बाई ओमेगा ऐड किया है और अगर हम लोग वापस वहीं मिल जाएंगे तो समझ लेने का ये आपका पीरियोडिक टाइम है. क्लियर हुआ. चलो ऐड करो अभी. सो t विल बी रिप्लेस्ड बाय t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा. तो ये आपका इक्वेशन था a साइन ओमेगा इनटू ये जो t है इसको आप रिप्लेस करो t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5 प्लस 5. एग्री. a साइन ऑफ, ये आप ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, पीछे 2 पाई बच गया, प्लस 5. आई रिपीट, पहले आप ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करो, फिर ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, क्या बच गया, 2 पाई. आई होप यू गॉट इट. प्लस 5. अब आगे देखिए, ये 2 पाई को हम लेते हैं पहले, तो हमने क्या लिख दिया, a साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 5. एग्री. अब वापस याद करो फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, हमेशा साइन थीटा. तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये आपको थीटा था, सो क्या मिल गया, a साइन ऑफ वापस थीटा ओमेगा टी प्लस 5. आई रिपीट, a साइन 2 पाई प्लस थीटा इज a साइन थीटा. तो वापस देखो, ये इक्वेशन हमने यहां से शुरू किया था और वापस यहां पे खत्म किया, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है. इसका मतलब हमने ऐड क्या किया, पीरियोडिक टाइम. क्योंकि पीरियोडिक टाइम ऐड करेंगे तो ही आप वापस उसी जगह पे मिलेंगे, एंड हेंस हमने क्या ऐड किया, पीरियोडिक टाइम. तो इसका मतलब हमारे लिए पीरियोडिक टाइम क्या हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा, हेंस कैपिटल टी, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, नथिंग बट व्हाट 2 पाई बाई ओमेगा. इज दैट क्लियर. वैसे मैथमेटिकली हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये प्रूव भी करेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
वैसे आप चाहो तो आप भी प्रूव कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ड्यूरिंग वन यूसीएम इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड इज v इक्वल टू आर ओमेगा। आर कैंसिल, 2 पाई आर अपॉन आर ओमेगा, आर कैंसिल, 2 पाई बाय ओमेगा। आई होप इट्स क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपके लिए केवल फॉर्मूला याद रखिए, यूसीएम के अंदर वी विल डिराइव इट एंड वी विल प्रूव इट। आई होप यू गॉट इट नाउ सिंपली, क्योंकि यूसीएम के अंदर ही हम लोग प्रूव करते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहो तो इन शॉर्ट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं, t का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? 2 पाई r अपॉन स्पीड। व्हाट स्पीड? इट इज v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन व्हाट्स v, r ओमेगा। v इक्वल टू r ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, r कैंसिल, सो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। आई होप यू गॉट इट। पक्का? आगे चलते हैं। अभी वी विल डिराइव मोर फॉर्मूले फॉर पीरियड। नेक्स्ट वापस याद करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m। ये आपको याद है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m हमने अज्यूम किया था। ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, तो ये ओमेगा क्या हो गया, रूट ऑफ k बाय m, रूट ऑफ k बाय m। इज दैट क्लियर? तो ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ k बाय m, ये आप सब करो इसके अंदर। सो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। व्हाट्स ओमेगा? रूट ऑफ k बाय m। आई होप यू गॉट इट। अब उसको आप इन्वर्टेंडो कर दो, m चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। आई होप यू गॉट इट। ओके, एक नया टर्म याद रखेंगे आप, व्हाट इज पाथ लेंथ। व्हाट्स अ पाथ लेंथ? ये पूरा पाथ है, इसका लेंथ क्या रहेगा, ये इसका लेंथ रहेगा, मतलब यहां से यहां तक। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इसको बोलेंगे पाथ लेंथ। हेंस पाथ लेंथ इज 2a। पाथ लेंथ इज 2a। इज दैट क्लियर? Distance covered during one oscillation is 4a. Path length is 2a. And displacement during one oscillation is 0. ये बातें आपको याद रखनी है। I hope it's clear. आगे चलते हैं। What do you mean by frequency of SHM? Frequency definition: नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप कितनी बार ऑसिलेट करेंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, और वी कैन से इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM in 1 second is called as frequency of SHM. I repeat, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करेंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी? 1 by t. What's the frequency? 1 by t. Say equation number 1. I hope you got it. Now f का फॉर्मूला 1 by t, equation 1. But what is capital T? 2 pi by omega. What's capital T? 2 pi by omega. So frequency क्या हो गया आपका? 1 upon capital T, और 2t का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। ये आप ओमेगा जाएगा ऊपर, ओमेगा बाय 2 पाई, क्योंकि f जो है वो t का रेसिप्रोकल। तो t का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय ओमेगा। तो f क्या हो गया उसका उल्टा, ओमेगा बाय 2 पाई। f इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। इज दैट क्लियर? एक और फॉर्मूला आपको तो मालूम ही है, ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m। ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m, तो f का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा मतलब रूट ऑफ k बाय m डिवाइड बाय 2 पाई, डिवाइड बाय 2 पाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ k बाय m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ k बाय m। आई होप यू गॉट इट। पक्का वाला, एकदम पक्का। से प्लीज अभी बीच में थोड़ा सा हम लोग 2 पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं।
जो स्प्रिंग्स है दे आर इन सीरीज और पैरेलल. सो स्प्रिंग्स इन सीरीज और पैरेलल. ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है x जिसका फोर्स कांस्टेंट है k1, दूसरा स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है k2. अगर आपने इसको रिजिड सपोर्ट से लटका दिया और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका m एंड देयरफॉर फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू mg. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू mg. आई होप यू गॉट इट. थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दो अलग अलग स्प्रिंग है और हर एक स्प्रिंग का अपना अलग अलग फोर्स कांस्टेंट होगा. मतलब कोई स्प्रिंग स्मूथ रहेगा, आई मीन टू से एकदम लाइट रहेगा, डेलिकेट रहेगा, कोई एकदम हार्ड रहेगा. इसके लिए हर एक अलग अलग स्प्रिंग का अपना खुद का फोर्स कांस्टेंट k रहेगा. एग्जैक्टली. अगर स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल तो k विल बी सेम. और अगर आपने अलग स्प्रिंग्स को नाम दिया कि ये स्प्रिंग अलग है, ये स्प्रिंग अलग है, तो आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा. तो ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k1 और दूसरे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k2. एग्जैक्टली. और आपने वन आफ्टर द अनदर उसको आप अटैच किया है, उसको बोलेंगे सीरीज. क्या बोलेंगे? सीरीज. जैसे आपको याद रहेगा आपने 9th में पढ़ा था कि हाउ द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. तो एक रेजिस्टेंस खत्म हुआ, दूसरा शुरू किया, दूसरा खत्म किया, तीसरा शुरू किया. सो वन आफ्टर द अनदर अगर आप ऐसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं सीरीज. सिमिलरली यहाँ पे स्प्रिंग कैसा हुआ कि स्प्रिंग का वन एंड यहाँ पर है और दूसरा एंड यहाँ पर है, तो दूसरे एंड से आपने दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया. तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे ह्यूमन चेन कैसे बनाते हैं? एक हाथ इसने पकड़ा, उसका हाथ उसने पकड़ा, ऐसा जो उसको बोलेंगे ह्यूमन चेन, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. एक चीज क्लियर हुआ? ओके. ये मान लो 2 किलो का है, तो क्या मेरा कहना मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग है उस पर भी 2 किलो भार लगेगा और ये स्प्रिंग पे भी 2 किलो का ही भार लगेगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 किलो वेट अटैच किया है तो हर एक स्प्रिंग को 2 किलो वेट ही अटैच होगा. इज दैट क्लियर? नाउ अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि ये अगर स्प्रिंग है एकदम डेलिकेट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है. ये एकदम स्ट्रॉन्ग है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा. मतलब सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा. तो मान लो k1 है, उसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, मतलब ये इतना खींचेगा, मतलब उसमें नया एक्सटेंशन क्या होगा? x1. अगर मान लो उसका स्प्रिंग का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये आपने वेट अटैच किया और लेंथ हो गया 11 सेंटीमीटर, तो चेंज कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर का. तो वो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? x1. व्हाट इज x1? एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द वेट. वेट अटैच करने के बाद में जो इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा उसका ओरिजिनल लेंथ से जितना चेंज होगा उसको बोलेंगे एक्सटेंशन. आई होप यू गॉट इट. तो इसका एक्सटेंशन है आपका x1. सिमिलरली इसके अंदर एक्सटेंशन होगा x2. हमने अलग अलग नाम क्यों दिया? क्योंकि दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग होगा. इवन दो दोनों के लिए फोर्स सेम है, फिर भी अलग अलग एक्सटेंशन है, अलग अलग फोर्स कांस्टेंट है, इसके लिए अलग अलग एक्सटेंशन होगा. तो टोटल एक्सटेंशन क्या होगा? टोटल एक्सटेंशन इज sum of extensions produced in the two springs. So x will be equal to x1 plus x2. This is the total extension. I hope you got it. कोई डाउट है आपको? क्योंकि हम लोग फोर्स ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है. एग्जैक्टली है. सो कैन वी से सबसे पहले कि इसका एक्सटेंशन x1 है, इसका x2 है, एंड देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस विल बी x1 प्लस x2. मान लो ये 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ, ये 2 सेंटीमीटर लंबा हुआ, सो टोटल 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा पूरा ये कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? सो टोटल एक्सटेंशन इज x1 प्लस x2 से इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? ओके. अब आगे चलते हैं. आपने फॉर्मूला तो पढ़ा रहेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ SHM F इक्वल टू kx. याद किया आपको? हमने डिस्कस किया था. मैथमेटिकली SHM इज एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल टू kx. F मतलब फोर्स, k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ये टोटल फोर्स F है और ये जो ks मतलब रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए इसको नाम दिया ks, एंड द टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज x. आई होप यू गॉट इट. फॉर्मूला वही है, F इक्वल टू kx. F मतलब टोटल फोर्स, ks मतलब टोटल फोर्स कांस्टेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज,
और x is the total extension produced. Is that clear? Therefore x का वैल्यू क्या होगा, आप ks को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, so x will be equal to f by ks से इक्वेशन नंबर 2. एग्री? पक्का? सी प्लीज. दूसरा पार्ट, अभी इसके लिए देखो फोर्स तो उतना ही है, तो इसका फोर्स F इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट K1, डिस्प्लेसमेंट x1, तो वापस नया फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू K1 x1. देयरफॉर x1 का वैल्यू क्या होगा, K1 को नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो x1 विल बी इक्वल टू F अपॉन K1, F अपॉन K1 से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3. आई होप यू गॉट इट. अब चलते हैं इसके लिए. देखो फोर्स तो सबके लिए सेम है, F इक्वल टू K2 x2, F इक्वल टू K2 x2, तो x2 विल बी, K2 को ट्रांसफर कर दीजिए, सो x2 विल बी इक्वल टू F अपॉन K2, F अपॉन K2 से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4. अच्छा, अभी इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, सो x का वैल्यू F बाई KS इक्वल टू F बाई K1 प्लस F बाई K2. इन दोनों F आप ले लो कॉमन, F जब कॉमन लेंगे तो F विल गेट कैंसिल. दूसरा ऑप्शन, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय F, तो इस F से डिवाइड किया कैंसिल हुआ, F से डिवाइड किया कैंसिल किया, F से डिवाइड किया कैंसिल किया, इसका मतलब F विल गेट कैंसिल. क्या बचेगा, 1 बाई KS इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2. हेंस when springs are connected in series, इसका डेफिनेशन देखिए, when springs are connected in series then reciprocal of force constant is equal to sum of reciprocals of individual force constants. I repeat, when springs are connected in series, जब स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो रिलेशन क्या देंगे, देन इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोर्स कांस्टेंट. रेसिप्रोकल ऑफ resultant force constant is equal to sum of reciprocals of individual force constants. I hope you got it.